और सरकार की चटपटी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वीरेंद्र सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। हमारे यहाँ कहा गया है कि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन जब हम समाज में जाते हैं तो तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, परेशानियां होती हैं। त्योहारों के मौके पर भी यह चीजें साफ साफ दिखती हैं। ये हिंदू का त्यौहार है, ये मुस्लिम का त्यौहार है। लेकिन मेरठ में पुलिस वालों ने एक नई नजीर पेश की है। मेरठ के सिविल लाइन थाने में तैनात हैं इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरठ के एसएसपी अजय साहनी भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि धार्मिक कट्टरता के विपरीत अब्दुल रहमान अपने थाने में धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। रहमान ने पूरे परिवार के साथ दिवाली मनाकर सामाजिक सौहार्द की एक नई मिसाल पेश की है। इंस्पेक्टर ने थाने में परिवार के साथ रंगोली बनाई, दिए जलाए और भगवान राम के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति उन्होंने एक अनूठा उदाहरण पेश किया। इंस्पेक्टर की पत्नी और उनके बच्चे इसमें उनका साथ देते हैं। पत्नी है मनवीश सिद्दीकी और बेटा है अरमान और अलीशा। इस मामले में अगर देखा जाए तो मेरठ के एसएसपी अजय साहनी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिन्होंने अपने जिले में ऐसे इंस्पेक्टरों को तैनाती दी है जो समाज में भाईचारे का, सद्भाव का संदेश देते हों। पुलिस वैसे भी आम जनमानस के बीच बड़ी खलनायक की नज़र से देखी जाती है, लेकिन पुलिस का कोई अधिकारी अगर इस तरह का काम करता है तो निश्चित ही वो एक अनुकरणीय उदाहरण बनता है। रहमान का परिवार ईद, बकरीद, होली, दिवाली ये सब धूमधाम से मनाता है। तो स्वाभाविक है कि सभी धर्मों के प्रति जो सम्मान की भावना है वो और प्रबल होती है, बढ़ती है। भारतीय संस्कृति में मानवता को सर्वोच्च माना गया है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में हैं, पहले इंसान हैं। और इंसानियत का जो धर्म है कि सभी के धर्मों का, सभी के त्योहारों का सम्मान करना, गरीब अमीर सबके चेहरे पर बराबर मुस्कान हो, किसी के साथ जात और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। तो अजय साहनी, अब्दुल रहमान सिद्दीकी ये निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने समाज में दिवाली के त्यौहार पर एक बेहद शानदार संदेश दिया है, एकजुटता का, भाईचारे का। ये निश्चित ही एक मिसाल बनेगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस के प्रति जनता के मन में यह विश्वास को और बढ़ाएगा। बिहार में बीजेपी की जीत और यूपी में एक तरफा कमल खिलना विपक्ष के सामने बहुत बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में है। विपक्ष बेहद कमजोर पड़ता जा रहा है लगातार। उसे वो अपने वोट समेटने के लिए तमाम जतन करने पड़ेंगे। लेकिन इसी बीच यूपी में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और शिवपाल की प्रसपा के बीच फिर से निकटता की चर्चा है। चाचा और भतीजा एक होगा, दोनों मिलकर चुनाव लड़ें, ये समाजवाद और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग चाहते हैं। इस दिवाली पर फुलझड़ी, पटाखों और मिठाई के बीच एक मीठा संदेश भी इन दोनों कहा जाए जो इनके समर्थकों के लिए निकला है। अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया है कि उनकी सरकार बनती है तो शिवपाल यादव उनके कैबिनेट मंत्री होंगे और जसवंत नगर से, जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, पार्टी उनके खिलाफ प्रत्याशी भी नहीं उतारेगी। ये 3.5 सालों में पहला मौका है जब अखिलेश यादव शिवपाल यादव पर खुलकर बोले हैं। इससे पहले शिवपाल यादव लगातार
क्योंकि वो उनसे बड़े हैं पारिवारिक स्थिति में भी और राजनीति में भी। उस बड़प्पन के नाते वो लगातार हाथ बढ़ाते रहे कि वो भतीजे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, उनको किसी से कोई बैर नहीं है, वो परिवार में एकता चाहते हैं। यादव परिवार और उनके समर्थकों का मानना है कि अगर एकजुटता होती है तो निश्चित ही इससे चुनाव परिणामों पर असर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के भीतर कई धड़ा ऐसा है जो बहुत दिनों से इस एकता का इंतजार कर रहा है। फूलों की होली जब खेली गई, दिवाली की मिठाई जब खिलाई गई, तब इस तरह की चर्चाएं सामने आती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आज की तारीख में बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। समाजवादी पार्टी अकेले दम पर उसका मुकाबला नहीं कर सकती है और शिवपाल यादव अगर अलग रहेंगे तो समाजवादी पार्टी और कमजोर होगी, ये हर कोई जानता है। तो ऐसे में चाहे दोनों मिल के लड़े, गठबंधन करके लड़े, अगर एक साथ आते हैं तो स्वाभाविक है कि रिश्तों की बर्फ तो पिघल रही है और एकजुटता बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। शिवपाल यादव ने तो बहुत बार इशारों में कहा भी कि कितना आसान था इलाज मेरा, वो पूछ लेते बस मिजाज मेरा। उन्होंने भतीजे के इंतजार में काफी लंबा वक्त गुजारा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जहरीली शराब ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। राजधानी लखनऊ में भी सरकार की नाक के नीचे बंथरा में 6 लोगों की मौत होने की खबर है। आरोप यह भी है कि सरकारी ठेके से यह शराब बेची गई जिससे लोगों की मौत हुई। बंथरा में बताते हैं कि इंडियन ऑयल का डिपो है जहां पर ड्राइवर लोग वहां के ढाबों पर बचा हुआ एथेनॉल बेच देते हैं जिसका इस्तेमाल कच्ची शराब में होता है। लेकिन बंथरा में हुआ तो हुआ, फिर हापुड़, फिर इलाहाबाद, लगातार मरने का सिलसिला तेज हो गया। उत्तर प्रदेश में जब से संजय भूस रेड्डी और पी गुरु प्रसाद ने कमान संभाली आबकारी की, इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा घटनाएं जहरीली शराब से हुई हैं, मौतें हुई हैं। आबकारी में ओवर रेटिंग की शिकायतें खूब आती हैं। बुंदेलखंड में, बांदा और चित्रकूट में कई बार इस बात की शिकायत आई, लेकिन किसी अफसर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि संजय भूस रेड्डी और पी गुरु प्रसाद दोनों आंध्र प्रदेश से आते हैं, आसपास के ही रहने वाले हैं और इन्हीं दोनों के हवाले उत्तर प्रदेश का आबकारी महकमा है। आबकारी निरीक्षक आलोक पांडे को सस्पेंड कर दिया गया। लखनऊ की जिला आबकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह को हटा दिया गया। और हैरत की बात यह है कि लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर जैनेंद्र उपाध्याय बचे रहे। उनके समय में अब तक 3 आबकारी अधिकारी लखनऊ के निलंबित हुए हैं और 1 हटाया गया है। 4 निपट गए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी, जहरीली शराब का तांडव, शराब की बोतलों पर ओवर रेटिंग, ये सब कमाई के भी साधन हैं और बुराई के भी। अब ये जरूर है कि योगी की सरकार में अधिकारी खुलकर लूट नहीं पा रहे हैं। यूपी में हर कोई जानता है कि हर अधिकारी का आबकारी विभाग में कमीशन सेट है। शराब की दुकानों से, कच्ची के बिकवाने से, ओवर रेटिंग से, तस्करी से, सबको माल आता है। लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो छोटों पर गर्दन पर तलवार चलाकर वाहवाही लूटी जाती है। लेकिन सच्चाई यही है कि पी गुरु प्रसाद और संजय भूस रेड्डी भी इस तरह के कांड के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार को ऐसे अफसरों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। वो आईएएस अफसर हैं इसलिए नहीं बचे रहे, क्योंकि 18 मौतें 3 जिलों में हो चुकी हैं और घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि
अधिकारी पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो जो ऊपर बैठे हैं उनकी जवाबदेही फिक्स करिए। लोगों की जान सस्ती नहीं है। लखनऊ में तो 9 लोग एडमिट भी रहे। हापुड़ में कहा गया कि 3 लोगों की मौत तो हार्ट अटैक से हुई है कच्ची शराब के तांडव में। अब ये अफसरों को कौन समझाए, या जो लोग जानकार हैं वो कहते हैं भैया क्या अब हार्ट अटैक भी सामूहिक रूप से पूरे गांव में इकट्ठे आने लगा लोगों को। बड़ी विचित्र सी तर्क हैं, लेकिन अब जो सरकार समझती है, जो सरकार को भाता है, वही अफसर सुनाता है। फिलहाल देखिए आबकारी में एक बड़ी सर्जरी और ओवरहालिंग की जरूरत महसूस की जा रही है। हम तो लुट गए सरकार तेरे प्यार में। राजधानी में इंजीनियरों ने सरकार को ऐसे ही लूटा है। एलडीए के इंजीनियरों ने लखनऊ में खुलेआम लूट मचा रखी है। सरकार की करीब 400 करोड़ रुपए की जमीन, 70 एकड़ के करीब सरकारी जमीन इंजीनियरों ने बिल्डरों को बेच डाली। इतना ही नहीं, इंजीनियरों ने तो गोमती नदी की तलहटी भी बेच डाली। और इसमें एलडीए के जो मुख्य नगर नियोजक हैं नितिन मित्तल और विशाल भारती, ये तो दोनों माफिया हैं। जो बिल्डर ज़्यादा माल दे दे उसका नक्शा कहो तो ये नदी के भीतर भी पास कर दें। मेसर्स सन कॉस्मेटिक, मेसर्स ESR प्रॉपर्टीज और बियॉन्ड हाइट इंफ्रासिटी बिल्डर, इन्होंने सरकार की 70 एकड़ जमीन सरसावा और मलेसे मऊ गांव में कब्जा कर रखी है। प्लाटिंग कर रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं। एलडीए के BC अभिषेक प्रकाश 1 महीने से रोज कार्रवाई के आदेश दे रहे हैं, लेकिन 2.5 दिन चले 2.5 कोस। न जमीन खाली हुई, न FIR हो रही है, न किसी इंजीनियर पर कार्रवाई हुई। एलडीए ने इतना बड़ा पाप किया है कि सरकारी जमीन पर वो नक्शा पास कर दिया उन्होंने इन 3 बिल्डरों का। जब नक्शा पास हो गया तो फिर बिल्डर जमीन बेचेगा ही और आम जनता लूटेगी ही, क्योंकि नक्शा एलडीए ने उसको ठेका दे रखा है सर्टिफिकेट लूटने का। बड़ी विचित्र स्थिति है कि जहां सरकार बैठी है, सारे मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, सारे प्रमुख सचिव बैठे हैं, उसी एलडीए में सरकार की नाक के नीचे इंजीनियर करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। किसी इंजीनियर पर कोई कार्रवाई ही नहीं होती, कितना बड़ा मामला खुल जाए। धड़ल्ले से अवैध नक्शे पास किए जा रहे हैं। नितिन मित्तल जो मुख्य नगर नियोजक है, उसने कानपुर में भी ऐसे ही लूट मचाई खूब। करोड़ों रुपए का खेल करके वो केडीए से आया और आज एलडीए को लूट रहा है, लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। बिल्डर पैसा दे दे, हर गलत काम सही हो जाएगा। आम आदमी जो इन्वेस्टर समिट में सरकार के लिए निवेश करने आए हैं, होटल से लेके फैक्ट्री उद्योग लगाने, उनका नक्शा आज तक पास नहीं हुआ। तो सह नगर नियोजक विशाल भारती और मुख्य नगर नियोजक नितिन मित्तल और तत्कालीन सचिव और BC सब IAS अफसर हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। ये 3 बिल्डर नक्शा पास करा के नदी में प्लाट काट के बेच रहे हैं, जहां पर पुलिस का मुख्यालय बना है और जहां गोमती नदी बहती है उसके बीच में 70 एकड़ जमीन सरकार की इन लोगों ने बेच डाली, कब्जा करके प्लाट काट दिया। अब अभिषेक प्रकाश हो हल्ला मचा रहे हैं BC बनने के बाद, लेकिन जमीन आज तक छुड़वा नहीं पाए हैं। अब समस्या इस बात की है कि जिस सरकार में लोगों की उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है, पारदर्शिता है, उस सरकार के 3.5 साल बाद इतने बड़े बड़े घोटाले इंजीनियरों के सामने आने के बाद भी कार्रवाई ना होना बड़ा चिंता में डालता है। हैरत होती है कि इतने बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग कैसे लखनऊ में बैठकर बचे हुए हैं। क्या राजधानी में चिराग तले अंधेरा है और ये अंधेरा छटेगा या नहीं, या सिर्फ गुलाबी गैंग का ही राज कायम रहेगा? सरकार मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद,
कि अवैध बिल्डिंग तो गिरवा देती है, लेकिन उसे बनवाया किसने ये इस पर कुछ नहीं बोलती है, और पैसा किसने खाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो थोड़ा पीछे पलट कर भी पन्ना पलट कर देखने की जरूरत है कि जो माल लेकर किनारे हो गए उनका नंबर कब आएगा। हमारे यहाँ ये बहुत चलन में है कि किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, सही भी है। जिस डीके ठाकुर को सरकार ने 8.5 साल से संट कर रखा था, 8.5 साल बाद उनकी फिर उसी पद पर वापसी हो गई, खाली पदनाम बदला है। डीके ठाकुर 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं और उनको लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वो 2010 से 2012 मार्च तक लखनऊ के एसएसपी रहे हैं, और तब मायावती की सरकार थी, उस समय डीआईजी और एसएसपी का पद था, वो डीआईजी हो चुके थे। मायावती सरकार के दौरान ही समाजवादी पार्टी के एक आंदोलन में जो आज वर्तमान में एमएलसी हैं आनंद भदौरिया, उनके साथ उनकी एक फोटो प्रदर्शन के दौरान वायरल हुई थी, जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उनके सजा का कारण बनी और उन्हें पीटीसी चुनार भेज दिया गया। डीके ठाकुर पूरे 5 साल चुनार में वनवास काटते रहे पीटीसी में। फिर जब योगी सरकार आई तो भी उनका वनवास खत्म नहीं हुआ। करीब 1 साल बाद वो वहां से मुक्त हुए और डायल 100 में एडीजी बनकर आए। लेकिन यही किस्मत कहते हैं कि जिस पद से हटे थे उसी पद पर 8.5 साल बाद मात्र 2 पोस्टिंग मिली उस बीच, फिर तीसरी पोस्टिंग में उसी पद पर वो कमिश्नर बनकर आ गए। उन्हीं के बैच के यानी कि 1994 के बैच के आईपीएस अधिकारी सुजीत पांडे लखनऊ के करीब 1 साल पुलिस कमिश्नर रहे। चर्चा ये है कि सुजीत पांडे को लखनऊ से हटाने की जो पटकथा थी वो सीएम के उत्तराखंड दौरे में तय हुई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री उत्तराखंड गए थे केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर, और वहां वो बर्फबारी के चलते फंस गए और उनका प्रोग्राम वहां पर करीब उनको 3 दिन रुकना पड़ा। लेकिन जिस दिन वो लौटे उसी दिन रात में लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को हटा दिया गया। सुजीत पांडे अपनी सरलता से, अपनी ईमानदारी से और अपनी सर्वसुलभता से लखनऊ के सफलतम कमिश्नर बने। सुजीत पांडे ने पुलिस को मॉडर्नाइज करने में, लखनऊ के ट्रैफिक को दुरुस्त करने में, जनता की बात को सुनने में काफ़ी कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की। वो एक बेहद शानदार पुलिस के मुखिया और कहा जाए लखनऊ के पहले कमिश्नर के रूप में याद किए जाएंगे। एक अच्छी छाप छोड़ी उन्होंने, पुलिस की एक अच्छी छवि बनाई। परिवर्तन संसार का नियम है और होता रहना चाहिए। उन्हीं के बैच के डीके ठाकुर दोबारा आए हैं। ठाकुर की ईमानदारी जगजाहिर है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सरलता और सौम्यता के बारे में लोग उनके लखनऊ के पहले कार्यकाल से जानते हैं। तो ये वक्त की बात है, जिसे कभी सरकार ने इतनी बड़ी सजा दी थी, वक्त बदला तो दूसरी सरकार ने उनके महत्व को समझा। लखनऊ राजधानी है, प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है उसका एक आईना है। मुख्यमंत्री से लेके सारे इंपॉर्टेंट लोग यहाँ रहते हैं, और यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हों या प्रशासन के जो उच्च पदों पर हैं, उनकी एक एक एक्टिविटी जनता, मीडिया और अफसर सबकी निगाह में होती है। बहरहाल चर्चाओं पर आधारित पावर सेंटर इस कार्यक्रम में इस बार इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।